देखिए, आज हम अध्याय 7 पढ़ेंगे। आबकारी अधिनियम का अपराध और शास्तियों से संबंधित है। ये अध्याय अपराध और शास्तियों से संबंधित है। इसमें डबल डबल अपराध दिए गए हैं, प्रथम 2 से 30, द्वितीय 2 से 30। तो इसको अपन पढ़ेंगे। देखिए, सेक्शन 34 से पढ़ेंगे पहले। सेक्शन 34 क्या कहता है? सेक्शन 34 कहता है, विधि विरुद्ध विनिर्माण, परिवहन, कब्जा, विक्रय आदि के लिए शास्ति। कैसा है? विधि विरुद्ध। विधि विरुद्ध क्या कर रहे हैं आप? विनिर्माण, परिवहन और कब्जा। विधि विधान, कब्जा या फिर विक्रय। इसका विक्रय कर रहे हैं आप विधि विरुद्ध तरीके से, तो इन सारी चीजों के लिए दंड धारा 34 में दिया गया है। चाहे आप विधि विरुद्ध रूप से विनिर्माण कर रहे हो, चाहे परिवहन कर रहे हो, चाहे कब्जा कर रहे हो, या फिर उसका विक्रय कर रहे हो, तो उस सभी के लिए दंड धारा 34 में दिया गया है। तो देखिए, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर केवल आपको सेक्शन याद रखने और पनिशमेंट याद रखने है ना। एक बार पढ़ लेंगे अपन, उसके बाद जब भी आप पढ़ोगे तो आप केवल सेक्शन याद रखना और उसका प्रथम द्वितीय जो भी पनिशमेंट है वो याद रखना है। ये तो याद रखना, सेक्शन 34 और पनिशमेंट। देखिए, पहला क्या कहता है, इसका पहला क्लॉज क्या कहता है? पहला क्लॉज कहता है, जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, जारी की गई किसी अधिसूचना या किए गए किसी आदेश के, या इस अधिनियम के अधीन मंजूर किए गए किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र, पास की किसी शर्त के उल्लंघन में। ये कह रहा है कि इस अधिनियम के अधीन जो भी नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, या जो पास में जो शर्त, जो पास या अनुज्ञप्ति जो से दी गई थी, उन अनुज्ञप्तियों का उल्लंघन करता है, और उन उल्लंघन के अनुसार में वो क्या करता है, नीचे जो काम दिए क्या क्या करता है। पहला है, किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण, परिवहन, आयात, निर्यात, संग्रहण करेगा या उसे कब्जे में रखेगा। तो एक बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा कह रहा है, पहला कह रहा है कि क्या करता है, अनुज्ञप्ति या नियमों के उल्लंघन में वो मादक द्रव्यों का विनिर्माण करता है, ये ऊपर लिखा है उसमें, परिवहन करता है, आयात करता है, निर्यात करता है, या उसका संग्रहण करता है, या फिर अपने कब्जे में रखता है। दूसरा कह रहा है, उन मामलों के सिवाय जिनके लिए धारा 38 के उपबंध किया गया है, कोई मादक द्रव्य बेचेगा। ये कह रहा है, धारा 38 को छोड़कर अगर कोई उपबंध किया गया है, उनको छोड़कर अगर किसी मादक द्रव्य को बेचता है, धारा 38 के तहत जिनको छूट दी गई है, उनको छोड़कर अन्य किसी मादक द्रव्य का क्या करता है, विक्रय करता है। 38 अपन आगे पढ़ेंगे कि किन चीजों को छूट दी गई है ना। किन चीज अनुपयुक्तताओं के विधि विरुद्ध कार्य है, उसके लिए शास्ति है 38 में। तो उनको छोड़ करके क्या करता है, मादक द्रव्यों को बेचता है। तीसरा कहता है, भांग की खेती करता है। पहले में क्या कर रहा था, आयात निर्यात वगैरह वाली बात कर रहा था। आयात करता है, निर्यात करता है, निर्यात निर्यात करता है, परिवहन करता है, ये सारी क्रियाएं करता है, विनिर्माण करता है आदि लिख लीजिए, पूरा हो जाएगा। उसमें विनिर्माण करता है। दूसरे में क्या करता है, धारा 38 कोई अन्य मादक द्रव्यों को बेचता है। धारा 38 को छोड़ के, धारा 38 को शुरू में क्या करता है, मादक द्रव्यों को बेचता है, बेच बेचता है। तीसरे में क्या करता है, भांग की खेती करता है, खेती करता है। काय की खेती कर रहा है, भांग की खेती करता है। भांग की खेती करोगे आप तो कब करता है, अनुज्ञप्ति जो दी गई है या जो शर्तें उनके विरुद्ध में करता है। अनुज्ञप्ति है तो बात अलग है, लेकिन अनुज्ञप्ति नहीं है या कोई शर्तों का पालन नहीं कर रहा, उसके बाद भी वो क्या कर रहा है, भांग की खेती कर रहा है। अगला है, ताड़ी उत्पन्न करने वाले किसी वृक्ष से ताड़ी व्ययन करेगा या उसे ताड़ी निकालेगा। तीसरा क्या कर रहा है, ताड़ी के बाद चौथा क्या कर रहा है, ताड़ी के बारे में बात कर रहा है। ताड़ी निकालता है या बनाता है ना, अनुज्ञप्ति के बगैर बनाता है या शर्तों के बगैर बनाता है।
किसी आशवनी मद निर्माणशाला या शराब की दुकान का संनिर्माण करेगा या उसे चलाएगा। तो ये क्या कह रहा है, आशवनी यानी जहाँ शराब बनाई जाती है उसका निर्माण करता है। सन्निर्माण आशवनी या किसी दुकान, मान लीजिए दुकान, इनको चलाता है बगैर बगैर अनुज्ञप्ति के, दुकान खोली बगैर अनुज्ञप्ति के, क्या कर लिए, शराब बना रहा है या मादक द्रव्य बना रहा है। अगला क्या करता है, ताड़ी से भिन्न किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण करने के प्रयोजन के लिए किसी सामग्री, भवकापात उपकरण या साधित को अपने उपयोग में रखेगा या अपने कब्जे में अपने उपयोग में लाएगा या अपने कब्जे में रखेगा। तो ये क्या है, इसको क्या लिखेंगे, मशीनरी कर सकते हैं इसको, उपकरण, काय के उपकरण, जिस शराब आदि बनाने के उपकरण आदि जो है अपने समक्ष रखता है, बगैर अनुज्ञप्ति के, बगैर नियमों के, नियमों के अनुसार रखता है तो कोई अपराध ही नहीं होते, बगैर नियमों के रखता है या बगैर अनुज्ञप्ति के, ये सारे काम ऐसा व्यक्ति करता है जो नियम इसमें दिए गए। अगला क्या करता है, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त की गई, स्थापित की गई या चलाई जा रही किसी आश्वनी मद निर्माणशाला या शराब की दुकान या भंडारण में किसी मादक द्रव्य को हटाएगा। ये भी अपराध है, हटाना, मतलब नियमों के विरुद्ध हटाता है, वहां से हटा भी नहीं सकते। जो दुकानें वगैरह होती है या जो फैक्ट्री वगैरह जहाँ बनती है, वहां से नियमों के विरुद्ध क्या करता है, उसको हटाता है। जो नियम है या जो लाइसेंस में जो भी शर्तें दी गई उन शर्तों के उल्लंघन करते हुए उसको हटाता है। अगला क्या करता है, किसी मदिरा को बोतल में भरेगा। ये क्या करता है, किसी मदिरा को बोतल में भरता है, बोतल में भरना लिख लीजिएगा, बोतल में भरता है, बोतल में भरता है। तो मतलब ये सारे जो काम कर रहा है वो कैसे कर रहा है, वो लाइसेंस के बगैर या जो शर्तें दी गई हो शर्तों के बगैर कर रहा है। अगर शर्तों के साथ करता था तो कोई अपराध है ही नहीं, लेकिन शर्तों के बगैर कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को ये कह रहा है कितने दंड से दंडित किया जाएगा, ये लिखा है नीचे, वह उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपधारा 2 नीचे है इसके जो अपन पढ़ेंगे, कि अधीन रहते, मतलब जो नीचे उपधारा 2 दी है उसकी अधीन रहते हुए प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 500 रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय। तो जो फर्स्ट वाला दंड है इसका, इसमें फिर 2 दंड है इसमें। तो कितने सजा से दंडित किया जाएगा ऐसा व्यक्ति, 1 वर्ष तक के कारावास, ये याद रखना, 1 वर्ष तक का कारावास। और जुर्माना है, प्लस जुर्माना है, जुर्माना कितना होगा, 500 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक का। ये कैसे है, प्रथम दोष सिद्धि पे। अगर ऐसा अपराध कोई व्यक्ति ऊपर जो वर्णित है, ऐसे कोई अपराध अगर कोई व्यक्ति करता है तो प्रथम दोष सिद्धि पर वो 1 वर्ष तक के कारावास से और 500 रुपए से 5,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये याद रखना है, ये याद रखना है, वो याद रखना। मोस्टली प्रथम ही पूछा जाता है, सेकंड नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी दोनों याद रखना, कभी कभी सेकंड पूछ सकते हैं। तो प्रथम दोष सिद्धि पे कितनी सजा होगी, या ये पूछा जाएगा कि विधि विरुद्ध निर्माण परिवहन कब्जा कोई व्यक्ति करता है तो उसे कितने दंड से दंडित किया जाएगा। इसका मतलब वो पहले ही पूछता है। अगर स्पेशली वो लिखें कि द्वितीय पश्चातवर्ती में कितना दे, तब आपको पश्चातवर्ती पे जाना है। अगर सीधा सीधा ये पूछते हैं विधि विरुद्ध निर्माण परिवहन कब्जा के लिए किसी व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा, 1 वर्ष तक के कारावास से या 500 से 5,000 रुपए तक के जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। ये आपको याद रखना। अब देखिए, परंतु जब कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए दूसरी बार या पश्चातवर्ती समय पर सिद्ध दोष ठहराया जाए तो वह प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए कारावास से जिसकी अवधि 2 माह से कम की नहीं होगी किंतु जो 24 माह तक की हो सकेगी, तथा जुर्माने से जो 2,000 रुपए से कम का नहीं हो किंतु जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा। सेकंड बार ये याद रखना थोड़ा, कितनी है, 2 माह, 2 माह से कितनी, 24 माह तक की सजा है इसमें। इसमें माह में लिखा है 2 माह से कम नहीं होगी, जो 24 माह तक की हो सकेगी, प्लस जुर्माना है इसमें। जुर्माना कितना होगा, 2,000 रुपए से लेके, 2,000 रुपए से लेके जुर्माना होगा इसका कितना, 10,000 रुपए तक का। 2,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक का जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाएगा, दंडित। कब, सेकेंड बार में अगर कोई अपराध करता है। तो इम्पोर्टेंट है दोनों, ये वाली भी इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। सेकंड बार में कितने दंड से दंडित किया जाएगा उसे,
2 माह तक के कारावास से, और 24 माह, जो 2 माह का कारावास से लेके 24 माह तक के कारावास से, और जुर्माना कितना होगा 2,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक के जुर्माने से। तो ये थोड़े आपको रटने पड़ेंगे, एक दो बार आप रटोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्लॉज क्या कहता है, इसका सेकंड क्लॉज क्या कहता है, इसको बता दें। सेकंड क्लॉज क्या कहता है, सेकंड क्लॉज कहता है उपधारा 1 में अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 के खंड का या खा, का और खा में क्या दिया था, का में दिया था मादक द्रव्य का विनिर्माण वगैरह, और खा में दिया था धारा 38 के उपबंधों को छोड़कर मादक द्रव्य को बेचता है, इन दोनों को छोड़ के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाए तथा अपराध का पता लगाते समय या उसके दौरान पाए गए मादक द्रव्य मदिरा की मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक हो तो वह कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी, तथा जुर्माने से जो 25,000 रुपए से कम का नहीं होगी किंतु जो 1,00,000 रुपए तक का हो सकेगा। यह भी याद रखना है कि इसमें जो लीटर की जो मात्रा है, कितनी मात्रा निश्चित की गई, 50 बल्क लीटर। ये बल्क जो होता है यूनिट है नापने की, ये यूनिट होती है, कितने बल्क लीटर मात्रा है इसमें निश्चित की गई है, 50 बल्क लीटर से अधिक अगर कोई व्यक्ति के कब्जे में शराब वगैरह या मादक द्रव्य वगैरह पाया जाता है या उसको बेचता हुआ पाया जाता है, तो ये याद रखना है कितने लीटर है इससे अधिक, 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा अगर उसको पाई जाती है। तो इसमें ये कह रहा है कि कितने दंड से दंडित किया जाएगा उसे, कारावास है जिसकी यदि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी। तो ये याद रखना 1 से 3 वर्ष तक का उसे कारावास दिया जाएगा। और जुर्माना लिखा है 25,000 रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो 1,00,000 रुपए तक का हो सकेगा। जुर्माना कितना है, 25,000 से लेके कितना है, 1,00,000, एल बना दिया मैंने इसमें, लाख में 1,00,000 तक का जुर्माना हो सकेगा। 25,000 से 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना पहली बार है, इसमें भी 2 सजा है, इसमें भी कितनी सजा है, 2 सजा है, ठीक है। तो इसमें पहली बार में अगर कोई अपराध करता है तो 1 से 3 वर्ष तक के कारावास की सजा होगी उसे, और 25 से 1,00,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। दूसरी बार में अगर वही अपराध करता है, परंतु कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए दूसरी बार या पश्चातवर्ती समय पर दोषी से ठहराया जाए तो वह प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए कारावास है जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम की नहीं किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी। तो इसमें कितना हो जाएगा, अगर दोबारा करता है वही अपराध, 2 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक की, तो 2 से 5 वर्ष तक की सजा हो जाएगी इसमें। और जुर्माना कितना हो जाएगा, जुर्माना भी बढ़ जाएगा, 50,000 रुपए से कम नहीं होगा, 2,00,000 रुपए तक का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा 50 और 1 का हो जाएगा 2, तो 2,00,000 रुपए भी सेकंड बार में। तो 2 वर्ष से कम नहीं होगी, कितनी हो सकती है, 5 वर्ष तक की हो सकती है। 2 से 5 वर्ष तक की कारावास से दंडित किया जाएगा और 50,000 रुपए से लेके 2,00,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आप कहोगे इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा कि कोई व्यक्ति अगर उसके कब्जे में 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा में मादक द्रव्य शराब पाई जाती है तो उसे वो अवैध तरीके से, तो उसे कितने दंड से दंडित किया जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि अगर किसी व्यक्ति के कब्जे में 50 बल्क लीटर से अधिक शराब पाई जाती है तो उसे कितने दंड से दंडित किया जाएगा, तो उसे 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना हुआ 25,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक। अगर वही अपराध दोबारा करता है तो कितने दंड से दंडित किया जाएगा, 2 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक के कारावास से और 50,000 से लेके 2,00,000 रुपए तक के जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि कोई व्यक्ति 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा में शराब धारण करता है तो कितने दंड से दंडित किया जाएगा। तो ये 50 बल्क लीटर की जो मात्रा है ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए तीसरा जो क्लॉज है वो क्या कहता है, इसका तीसरा क्लॉज जो है वो क्या कहता है, तीसरा क्लॉज कहता है जब उपधारा 1 के खंड का या खंड खा के अधीन कोई अपराध किया जाए और जहां ऐसे अपराध का पता लगाते समय या उसके दौरान पाई गई मात्रा मदिरा की मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक हो तो वे समस्त मादक द्रव्य वस्तुओं उपकरण पात्र सामग्री प्रवहन आदि जिसके संबंध में
या जिसके द्वारा अपराध किया गया हो अभिगृहित किए जाने और अधिहरण किए जाने के दायित्वाधीन होंगे। यदि ऐसा कोई अपराध किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से या उसके द्वारा किया जाए तो इस अधिनियम के अधीन विक्रय के लिए उस मदिरा का विनिर्माण करने या संग्रहण करने या उसका भंडारण करने के लिए अनुज्ञप्ति धारण करता है, जिस पर विहित दर पर शुल्क का संदाय नहीं किया गया है, तो धारा 31 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यथापूर्वक अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए जाने की दशा में उसे मंजूर की गई अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी। ये कह रहा है कि 50 वर्ग मीटर की ये तो सजा हो गई, दोनों में सजा है। इसके अलावा ये कह रहा है कि जो अगर इस तरीके का कोई अपराध करता है व्यक्ति, तो जो भी सामग्रियां वगैरह थी वो क्या कर दी जाएगी, अधिहरण के अधीन होगी, यानी जब्ती कर दी जाएगी, उनको जब्त कर दिया, अधिहरण के अधीन होगी, उनको क्या कर लिया जाएगा, उनको अधिकृत कर लिया जाएगा, उनको जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही में अगर ऐसा व्यक्ति अनुज्ञप्ति धारक था फिर भी वो इस तरीके का काम करता है, अनुज्ञप्ति धारक था, तो उसकी अनुज्ञप्ति को क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, उसकी अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जाएगा। कब, अगर वो इस धारा से दंडित किया जाता है, ऐसा व्यक्ति को अगर इस धारा के अधीन अगर दंडित किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अगर अनुज्ञप्ति धारी है तो उसकी अनुज्ञप्ति को भी क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। चौथा क्लॉज देखिए क्या कहता है, इसका चौथा क्लॉज जो है वो क्या कहता है। चौथा क्लॉज कहता है मादक द्रव्यों, वस्तुओं, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियों तथा प्रमाणों का अधिहरण या अधिहरण और ऊपर उपधारा 2 के अधीन उपधारा 2 में यथा उपबंधित अनुज्ञप्ति का रद्दकरण ऐसी किसी अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त तथा उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन की जा सके। तो ये कह रहा है कि जो भी कार्रवाई यहाँ की गई थी धारा 3 के अधीन, उन कार्रवाइयों के अतिरिक्त की जाएगी कार्रवाई, मतलब जो अधिनियम में अन्य कार्रवाइयां की जाती हैं उनके अतिरिक्त होंगी। तो ये कार्रवाइयां अतिरिक्त होंगी, एक्स्ट्रा होंगी, तो ये तो कोई खास नहीं है। तो इसमें केवल दो चीजें हैं, एक तो आपका पहले ये वाला क्लॉज है जो जिसमें एक वर्ष तक की सजा, 500 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना, 2 माह से 24 माह तक की सजा और 2,000 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना। दूसरा वाला 50 वाली बात आई है, तो 1 वर्ष से लेके 3 वर्ष तक की सजा और 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। दूसरी बार में 2 ही लाख है, ये 2 लाख से लेके 5 लाख तक का जुर्माना और 50,000 से 2 लाख में 2 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक का कारावास और 50,000 से 2 लाख रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। तो 2 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक के कारावास और 50,000 से 2 लाख रुपए तक के जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। ये आपको याद रखना और सेक्शन याद रखना। ये सजा को अलग हटा के इधर जो सेक्शन आपके बैरक में जगह हो ना, तो वहाँ ऐसा प्लस बना लेना 1 और 1 और 500 ऐसे अपने मतलब शॉर्ट में लिख लेना, जहाँ भी जगह मिले, और ऐसे ही सेकंड में लिख लेना और ऐसे ही वहाँ लीटर उसमें 50 पर लीटर लिख के लिख लेना, ताकि आप जब भी बैरक पढ़ोगे तो सेक्शन पढ़ोगे उसमें आपको हो जाएगा। तो ये आप जानते हैं, ये कॉमन सी बात है, जब उल्लंघन चलेगा तो जो भी वस्तुएं इस्तेमाल की जाती हैं वो क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। अधिनियम के दायरे में अनुज्ञप्ति वाला व्यक्ति करता है तो उसकी अनुज्ञप्ति निरस्त हो जाती है। तो ये तो कॉमन सी बात हो गई, ये तो सब लगा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये याद करने की बातें हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट में आप सब ऊपर लिख लेंगे पहले से, पेंसिल से लिख लीजिए, पेंसिल जिससे लिखना है परमानेंट आप उनको लिख लेंगे जहाँ भी जगह मिलेगी आपको, है ना। तो इसके लिए फिर जब आप पढ़ेंगे दोबारा तो केवल ये पढ़ेंगे और इनके पनिशमेंट पढ़ेंगे, है ना। शॉर्ट में लिख लीजिएगा बस कि आपको समझ में आ जाए, है ना। जरूरी नहीं कि एक लिख लिया बस बहुत है, आप समझ गए कि 1 वर्ष की बात है, जहाँ माह है वहाँ है बना दो, मंथ हो गया, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप उसे लिख सकते हैं। अब देखिए सेक्शन 35 क्या कहता है। सेक्शन 35 क्या कह रहा है, देखिए सेक्शन 35 क्या कह रहा है। सेक्शन 35 कहता है किसी विकृत स्पिरिट या विकृत स्पिरिट युक्त निर्मिति को परिवर्तित करने या परिवर्तित करने का प्रयत्न करने के लिए शास्ति। ये कैसी स्पिरिट है, विकृत यानी खराब, विकृत प्रकार की स्पिरिट है, उसको आप क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, आप परिवर्तित करने का प्रयत्न करते हैं, तो उसके लिए शास्त्रीय धारा 35 में पहला इसका ए क्या कहता है,
देखिए ये क्या कहता है, किसी विकृत स्प्रिट या विकृत स्प्रिट युक्त निर्मिति, या तो विकृत स्प्रिट है या विकृत स्प्रिट युक्त निर्मिति, मतलब विकृत स्प्रिट से क्या बनाई गई है, उसको कोई चीज बनाई गई है, को इस आशय से परिवर्तित करेगा या परिवर्तित करने का प्रयत्न करेगा कि ऐसी स्प्रिट का उपयोग किस लिए किया जाए, चाहे पेय के रूप में या आंतरिक रूप से औषधि के रूप में या किसी भी पद्धति द्वारा किसी अन्य प्रकार से मानवीय उपयोग के लिए किया जाए। तो इसका उपयोग चाहे पेय के रूप में किया जाए, उसको बदलता है उसका रूप, चाहे वो जानता हो, चाहे पेय के रूप में हो, चाहे औषधि में हो, चाहे मानव के द्वारा इस्तेमाल या अन्य प्रकार से भी हो सकता है, अन्य किसी रूप में इसका इस्तेमाल हो मानवीय उपयोग के लिए। कैसे उपयोग के लिए, मानवीय उपयोग के लिए करता है, ये भी जरूरी, मानवीय उपयोग के लिए करता है। तो किस, अगर वो विकृत स्प्रिट का उपयोग करता है पेय के रूप में, चाहे औषधि के रूप में या अन्य प्रकार से किसी रूप में किया जाता है और वो मानवीय उपयोग में अगर लाए जाने योग्य है तो। दूसरा कहता है, अपने कब्जे में कोई ऐसी स्पिरिट रखेगा जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास ये विश्वास करने का कारण है कि कोई भी ऐसा परिवर्तन या प्रयत्न खंड का में विनिर्दिष्ट किए गए आशय से किया गया है। ये कह रहा है कि कोई भी चीज अपने कब्जे में रखता है, कब्जे में रखता है किस आशय से, ये वाले आशय से, पेय के रूप में, औषधि के, वो जानता है कि इसलिए इन चीजों में ये उपयोग की जा सकती है, पेय के रूप में की जा सकती है, औषधि के रूप में की जा सकती है या अन्य किसी प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये जानते हुए अपने कब्जे में रखता है। अगला कहता है सी इसका, विकृत स्पिरिट को या ऐसी परिवर्तित विकृत स्पिरिट को या विकृत स्पिरिट युक्त निर्मिति को पेय स्पिरिट के साथ मिश्रित करता है। ये क्या कर रहा है, ये मिश्रित कर रहा है, मिलाता है, जो पेय स्पिरिट होती है ना उसके साथ इसको मिलाता है, मिलावट कर रहा है, कुल मिला के जो विकृत स्पिरिट है वो उसको क्या कर रहा है, जो अन्य जो ठीक स्पिरिट थी मान लीजिए, तो उसमें क्या कर रहा है, मिला रहा है, आधी ये मिला दी आधी दूसरी मिला दी, है ना, इस तरीके का कोई काम कर रहा है। तो वह कारावास है जिसकी अवधि 1 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी जो 1,000 रुपए से कम का नहीं होगी किंतु जो 4,000 रुपए तक का हो सकेगा। ये याद रखेंगे आप, इसकी सजा थोड़ी सी अटपटी सी है ना, कि कितने सजा कारावास से दंडित किया जाए, लेकिन सजा अटपटी जरूर है लेकिन याद हो जाती है, आसान है इसकी सजा, एक बार याद हो जाए तो फिर भूलते भी नहीं है इसकी सजा। तो इसकी सजा कितनी होगी, अगर ऐसा व्यक्ति कोई अपराध करता है तो 1 माह, यहाँ आप मंथ लिख लीजिए, 1 माह से कम नहीं होगी, 1 माह से लेके कितनी हो सकेगी, 2 वर्ष तक, तो वर्ष लिखना जरूरी नहीं, 2 मतलब वर्ष ही है वो, तो 1 माह से 2 वर्ष तक के कारावास से, और जुर्माने से जो 1,000 रुपए से कम नहीं होगा किंतु 4,000, तो जुर्माना कितना होगा, 1,000 रुपए से लेके 4,000, इसमें 1,000 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जाएगा, उसे दंडित किया जाएगा प्रथम दो स्थिति पे। इसमें 2 सजाएं, मैंने कहा ना हर में 2 है, तो कितनी सजा होगी, पहली बार अगर अपराध करता है तो 1 माह से कम नहीं होगी, कितनी हो सकेगी, 2 वर्ष तक की हो सकेगी, अगर आपको याद नहीं रखना तो वाई बना लीजिए, 1 माह से कम नहीं होगी और 2 वर्ष तक की हो सकेगी, तो 1 माह से 2 वर्ष तक का कारावास, और जुर्माना कितना होगा, 1,000 रुपए से लेके 4,000 रुपए तक, मोस्टली 5,000 होता है लेकिन यहाँ क्या है 4,000, तो 1 वर्ष से लेके 4,000 रुपए तक, तब विकृत स्प्रिट के मामले, ये याद रखना, एक शब्द याद रखना है, विकृत, विकृत स्प्रिट, बस इतना याद रखना है। तो धारा 35 कायदे से संबंधित है विकृत स्प्रिट, बस इतना शब्द याद रखना है। विकृत स्प्रिट के संबंध में कोई व्यक्ति जब अपराध करता है तो पहली बार में उसे 1 माह से लेके 2 वर्ष तक की सजा और जुर्माना 1,000 रुपए से लेके 4,000 रुपए तक का। अब देखिए, परंतु लिखा है दूसरा, परंतु जब किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन द्वितीय अपराध या किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो वह ऐसे अपराध के लिए कारावास है जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु जो 6 वर्ष तक की हो सकेगी, और जो जुर्माने से जो 1,000 रुपए से 1,500 रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो 6,000 रुपए तक का हो सकेगा। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सिंपल है, इसकी सजा, दूसरी सजा क्या कह रहा है, सेकंड बार अपराध कर रहा है तो 6 माह से लेके कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष तक की सजा, 6 माह से लेके 6 वर्ष तक की सजा से उसे दंडित किया जाएगा, और जुर्माना कितना होगा, 1,500 रुपए से लेके, 1,500 है इसमें, तो जुर्माना कितना होगा, 1,500 रुपए से लेके कितना होगा, 6,000 रुपए तक, 6,000 रुपए तक का जुर्माना दूसरी बार में। तो ये थोड़ा कटा था,
6 माह से 6 वर्ष, 1500 से 6000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। कब? दूसरी बार अगर वो अपराध करता है या उसके दूसरी बार के बाद जितनी भी बार अपराध करता है तो उसे 6 माह से लेके 6 वर्ष तक के कारावास से और 1500 रुपए से लेके 6000 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण देखिए ये क्या कहता है, विकृत स्फटिक का अर्थ बता रहा है कि इस धारा में विकृत स्फटिक निर्मिति से अभिप्रेत है कोई ऐसी निर्मिति जो विकृत स्फटिक से बनाई गई हो और इसके अंतर्गत ऐसी स्फटिक निर्मिति से बनी मदरा, फ्रेंच पॉलिश, वार्निश और तरल द्रावक आते हैं। तो ये कह रहा है कि मिश्रित विकृत स्फटिक युक्त निर्मिति का क्या अर्थ है? जो चीज बनाई जाती है उसका अर्थ है कि अगर विकृत स्फटिक से कोई भी चीज बनाई गई है वो। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसमें लिखा मदरा आती है, फ्रेंच पॉलिश आती है, वार्निश आती है और तरल द्रावक आती है। कोई भी लिक्विड है वो इसके अंतर्गत आता है। तो ये कोई खास नहीं, ठीक है। अब देखिए 36 है अवैध कब्जे के लिए शास्ति। सेक्शन 36 क्या है? अवैध कब्जे की, काय से संबंधित है? अवैध कब्जे। तो इसमें भी ऐसे याद रखना, अवैध कब्जे यानी अन्य व्यक्तियों के उल्लंघन में या नियमों के उल्लंघन में कोई व्यक्ति अपने कब्जे में रखता है किसी मादक द्रव्य को तो उसे कितने दंड से दंडित किया जाएगा? तो 36 बताता है अवैध कब्जे के लिए। देखिए 36 पढ़ते हैं। इसमें लिखा है जो कोई यह जानते हुए कि किसी मादक द्रव्य का विधि विरुद्ध आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, खेती या संग्रह किया गया है या यह जानते हुए कि उस पर विहित शुल्क का संदाय नहीं किया गया है, विधि प्राधिकार के बिना किसी भी मादक द्रव्य को किसी भी मात्रा में अपने कब्जे में रखेगा, वह कारावास है जिसके लिए 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा या दंड। इसका दंड सख्त सरल है, इसमें एक ही दंड है। तो इसमें कितनी सजा होगी? 6 माह तक के कारावास से हो सकेगी और 6 माह तक का कारावास और जुर्माना है केवल, इसमें जुर्माना कितना हो सकेगा? 1000 रुपए तक। तो 1000 रुपए तक का जुर्माना से इस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। कब दंडित किया जाएगा? जब आप जानते हो कि कोई भी जो अवैध मादक द्रव्य वगैरह था वो गलत तरीके से आयात किया गया है, गलत तरीके से निर्यात किया गया है या उस पर कोई शुल्क वगैरह जो टैक्स वगैरह लगता है वो टैक्स नहीं दिया गया है और फिर भी आप अगर उसको वैध रूप से धारित करने के अधिकारी नहीं है और उसको अपने पास रखते हैं तो धारा 36 के तहत अपराध माना जाएगा और इसके लिए कितनी सजा होगी? 6 माह तक का कारावास और 1000 रुपए तक के जुर्माने। कई तरीके हो सकते हैं। आपने अवैध रूप से मतलब जैसे कि अलग अलग स्टेटों में अलग अलग होता है और अलग अलग स्टेटों में जो मादक द्रव्य होते हैं उनकी रेट भी अलग अलग होती है। जैसे अपने मध्य प्रदेश में ज्यादा रेट है तो कई लोग क्या करते हैं यूपी से मंगा लेते हैं, जो आसपास बॉर्डर पर रहते हैं। यूपी से अवैध रूप से मंगा ली जाती है, राजस्थान से भी अवैध रूप से शराब आती है मध्य प्रदेश में, क्योंकि वहाँ शराब की कीमत क्या है? कम है, तो लोग वहां से मंगा लेते हैं। इस तरीके का अगर कोई जानते हुए मंगाता है, अब जी चूंकि वहां से अवैध तरीके से मंगाई ज्यादा बल्कि लीटर में मात्रा में मंगाई है तो क्या होगा? उस पर शुल्क, उस पर नुकसान किसको हो रहा है? राज्य सरकार को हो रहा है, क्योंकि उस पर शुल्क नहीं देना पड़ रहा है। तो अवैध तरीके से अगर वो गाड़ी के थ्रू वगैरह वैसे आती है और पकड़ी जाती है तो वहां तो शुल्क वसूल लिया जाता है, लेकिन अवैध तरीके से अगर आती है तो शुल्क नहीं है, आप जानते हैं कि उन पर शुल्क वगैरह नहीं दिया गया और आप ऐसी चीज को अपने पास रखते हैं तो उसमें 6 माह तक के कारावास या 1000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए 36 ABC करके इसमें जो है सेक्शन दी गए हैं, 36 ABC करके। इसको थोड़ा सा मिटा लें उसके बाद देखते हैं। तो ये सारे सेक्शन जो है आपको याद रखने और उसके पनिशमेंट याद रखने। ठीक है। देखिए ये क्या कहता है 36A सेक्शन 36A, ये क्या कहता है? ये कहता है किसी स्थान को सामान्य मद्यपान गृह के रूप में खोलने, रखने या उपयोग में लाए जाने के लिए या किसी भी ऐसे स्थान की देखरेख, उसका प्रबंधन, नियंत्रण रखने के लिए या ऐसे स्थान के कारोबार का संचालन करने में सहायता करने के लिए शास्ति। ये मत सामान्य मदिरापान गृह, मदिरा पान गृह या उसका संचालन, तो इसमें याद रखें सामान्य मदिरापान गृह के रूप में अगर किसी स्थान का आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए शास्ति की बात कर रहा है धारा 36A। कि किसी स्थान को आप किसी स्थान पर बैठ के आप किसी व्यक्ति को अगर मदिरा सेवन कराते हैं
है ना। तो उसके लिए शास्ति की व्यवस्था है 36A में। या संचालन करते हैं, कारोबार करते हैं अवैध रूप से, है ना। कब करेंगे? अवैध रूप से करेंगे। वो लाइसेंस के थ्रू करते हैं वो एक अलग बात होती है, लेकिन अवैध रूप से करते हैं, आपने खोल दे के आइए, बैठिए, पीजिए, पैसे दीजिए, जाइए, है ना। तो इस तरीके का अगर अपराध करते हैं तो 36A के तहत क्या होगा? दंडनीय होगा। इसमें देखिए क्या कहता है 36A, ये कहता है जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, जारी की गई किसी अधिसूचना या दिए गए किसी आदेश के, या इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र या पास के उल्लंघन में, तो मैंने कहा ना जो नियम वगैरह बनाए उनके उल्लंघन में। मान लीजिए केवल आपको विक्रय का अनुज्ञप्ति दी गई है कि साहब आप विक्रय कर सकते हैं, और आपने कहा कि साहब विक्रय का अनुज्ञप्ति मिल गई, या बगल में बोले बैठने की भी व्यवस्था कर दो, क्यों विक्रय कैसे होगा? बोले लोग आप बैठने की मांग करते हैं, तो बोले ज्यादा बिक नहीं रही, बोले आप बगल में बैठने, तो आप वो नहीं कर पाओगे। अगर आपको अनुज्ञप्ति है उसके साथ के साथ आप विक्रय भी कर सकते हो, बिठा के खिला भी सकते हो, तो कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसी अनुज्ञप्ति नहीं है तो माना जाएगा कि आपने क्या किया है? इस नियम का उल्लंघन किया। या किसी पे है ही नहीं अनुज्ञप्ति, दोनों की नहीं है और फिर भी वो कर रहा है, तो अभी वो इस धारा के अधीन क्या होगा? दोषी होगा। तो पहला इसका कहता है ए, किसी स्थान को क्या के रूप में इस्तेमाल करता है? मदिरा पान की क्रिया में। पहला कहता है किसी स्थान को सामान्य मदिरापान गृह के रूप में खोलेगा, रखेगा या उपयोग में लाएगा। तो सामान्य मदिरापान गृह के रूप में क्या करता है? किसी स्थान को खोलता है या रखता है या उपयोग में लाता है, किसी भी कोई सा भी काम करता है। दूसरा है सामान्य मदिरापान, दूसरा इसका दूसरा कहता है सामान्य मदिरापान गृह के रूप में खोले गए, में रखे गए या उपयोग में लाए गए किसी स्थान की देखरेख, उसका अनुबंध, उसका प्रबंधन या नियंत्रण रखेगा, या ऐसे स्थान के कारोबार का संचालन करने में किसी रीति से सहायता करे। तो ऐसा व्यक्ति भी जो उसका क्या करता है? नियंत्रण रखता है या इसका प्रबंधन वगैरह आदि करता है, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या माना जाएगा? इस धारा के भी दोषी माना जाएगा। तो कितनी सजा होगी ये कह रहा है, इसमें एक ही है, वह कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 200 रुपए से कम का नहीं हो किंतु 2000 रुपए तक का हो सकेगा, या दंडनीय होगा। तो इसमें सजा कितनी है? इसमें सजा है 1 वर्ष तक के कारावास, और जुर्माना कितना है? 200 रुपए से 2000 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जाएगा? ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। तो कारावास कितना होगा? 1 वर्ष तक। जब कोई व्यक्ति किसी, आपको ये सुना याद रखना है कि सामान्य मदिरापान गृह के रूप में अगर किसी स्थान का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे कितने दंड से दंडित किया जाएगा? उसे 1 वर्ष तक के कारावास से या फिर जुर्माने से, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और जुर्माना कितना हो सकता है? 200 रुपए से लेके 2000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। या तो 1 वर्ष तक की सजा होगी, या फिर जुर्माना होगा, या दोनों हो सकते हैं। तो दो जुर्माना कितने से होगा? 200 रुपए से 2000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कब? जब वो मदिरापान गृह के रूप में किसी स्थान का इस्तेमाल करता है। ठीक है, 36A। अब 36B देखिए, सेक्शन 36B। 36B क्या कहता है? 36B कहता है किसी सामान्य मदिरापान गृह में मत पाए जाने के लिए या मदिरापान करने के प्रयोजनों के लिए पाए जाने के लिए शास्ति। ये कहता है कि जब आप ओवरलोड हो जाते हो, वहां पकड़े जो मात्रा उससे ज्यादा शराब में मत पाए गए और वहां पकड़े गए, पीते हुए पकड़े गए, तो उसके लिए सजा की बात कर रहा हूँ। कैसा है? सामान्य मदिरापान में मत पाए गए। मत पाए गए मतलब नशे में पाए गए, मत पाए गए, नशे में पाए गए, याद रख लीजिए आप, नशे की हालत में पाए जाते हैं। अगर आप किसी मदिरापान गृह में शराब का सेवन करते हुए पाए जाते हैं और नशे की हालत में पाए जाते हैं, तो उसके लिए शास्ति की बात करता है। देखिए, आपको शराब सरकार बेचती है ना, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी खड़े होकर शराब पीने लगे। पीजिए, खूब पीजिए, अपने घर में जाके पीजिए, और या जो सरकार ने जो बार वगैरह बना रखे हैं या छूट दे रखी है कि वहां बैठ के पी सकते हैं, वहां बैठ के पीजिए, कोई अपराध नहीं। लेकिन आप सोचो कि कहीं भी बैठ के खड़े हो गए, जैसे लोग करते हैं, कहीं भी जाके खड़े हो गए, कोना देख लिया, वहां बैठ के पीने लगे, तो वो अपराध है। या आप किसी सामान्य मदिरापान गृह में जहाँ उसको अनुमति नहीं है बैठा के पिलाने की, वहां जाके जैसे दुकान पे खड़े होकर पीने लगे, खरीदा वहां पीने लगे, तो ये सब अपराध है ना। आपको जो है ये छूट, आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, तो ये तो नहीं, छूट थोड़ी ना दी कि शराब पिए गाड़ी चलाओ, है ना, ऐसा नहीं। तो जो आप करे हैं इस अगर इस तरीके का अगर आप काम करते हैं, मत पाए जाते हैं, नशे की हालत में पाए जाते हैं, तो उसके लिए शास्त्री है 36B में। ये कहता है जो कोई
इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, जारी की गई किसी अधिसूचना या दिए गए किसी आदेश के या इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र या पास के उल्लंघन में किसी सामान्य मदिरापान गृह में मत पाया जाएगा या मदिरा पान करता हुआ पाया जाएगा, मदिरा पान करने के प्रयोजन से वहां उपस्थित पाया जाएगा, वह जुर्माने से जो 1,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। और किसी भी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो किसी सामान्य मदिरा पान गृह में उस समय पाया जाएगा जबकि वह मदिरा पान चल रहा हो, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि वह मदिरा पान करने के प्रयोजन से उपस्थित था। तो ये एक चीज और आ गई इसमें, ये क्या कह रहा है कि अगर आप अनुज्ञप्ति के उल्लंघन में, मतलब अगर उसको लाइसेंस नहीं है मत बैठा के पिलाने का और आपको पता है आप जाके पी रहे हैं और आप नशे की हालत में पाए जाते हैं या पीने वाले जैसी भी स्थिति है आप वहां पाए जाते हैं, तो आप इस धारा के तहत दोषी होंगे। और कितना जुर्माना लगाया जाएगा आप पर? एक है, केवल जुर्माना है, तो 1,000 रुपये तक का जुर्माना इसमें लगाया जाएगा। और दूसरी उपधारणा की बात करता है, मतलब आप ऐसी जगह पे खड़े हैं, ऐसी जगह उपधारण, ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ पे शराब पी जाती है, मान लीजिए कोई, वहां आप जाके खड़े हुए या किसी के संग चलेगा, आप नहीं पी रहे, लेकिन ये कह रहा है कि तब भी ये उपधारणा की जाएगी कि आप शराब पीने वहां आए थे, तो जुर्माना कितना हुआ? 1,000 रुपये तक। तो ऐसे स्थान पे खड़े हैं जहाँ शराब पीना मना है या शराब नहीं पी सकते, क्योंकि लाइसेंस होगा उसी जगह पी सकते हैं आप। अब यहाँ लाइसेंस नहीं था, आप उस स्थान पर चले गए, वो लोग शराब ही पी रहे थे, आप भी बैठे थे, है ना, आप बैठे थे, या मान लीजिए आपके कोई दोस्त पीते आप उनके संग चले गए, वो पी रहे थे बैठे, आप केवल बैठे थे, बोले चलो हम चलते हैं बैठेंगे कोई बात नहीं, तो बैठे थे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको भी दोषी माना जाएगा, 1,000 रुपये का जुर्माना होगा और उपधारणा की जाएगी जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित, मतलब आपको ही साबित करना पड़ेगा कि श्रीमान मैं शराब नहीं पीता, मैं तो इनके संग आया था, जो भी है आप ही करोगे। तो जुर्माना कितना हुआ ऐसे मामले में? ऐसे मामले में जुर्माना हुआ 1,000 रुपये तक का फाइन। कौन पे? जब आप मत्तता की अवस्था में पाए जाते हैं या उसके साथ भी पाए जाते हैं, तो फिर उपधारणा की बात है। तो उपधारणा क्या की जाएगी कि आप शराब का सेवन करने ही आए थे, कैसे स्थान पे? जो अनुज्ञप्तियों के उल्लंघन में चलाए जा रहे हैं ऐसे स्थान के बारे में, ठीक है। तो इसमें केवल जुर्माना है, ये भी पूछा जाता है, तो ये याद रखना। इसकी सजा जो है इंपॉर्टेंट है, सजाएं इसकी पूछी जाती है, इस एक्ट की सजाएं काफी पूछी जाती है, और एक या दो सजा आपकी पूछेंगे परीक्षा में, ज्यादा नहीं तो एक तो पूछेंगे ही पूछेंगे, है ना। तो आप कौन सी पूछेंगे ये तो आपको नहीं पता, तो सारी सजाएं आपको याद रखना है। अब देखिए 36C, इसको मिटा देते हैं। 36 का जो है सी, ये क्या कहता है? ये कहता है किसी स्थान को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा अपराध जो धारा 34, 35, 36 या 36A के अधीन दंडनीय है किए जाने हेतु उपयोग में लाए जाने देने के लिए शास्ति। धारा 34 में क्या था? 34 देख लीजिए, क्लियर हो जाना चाहिए। 34 से विधि विरुद्ध विनिर्माण, परिवहन, कब्जा, विक्रय आदि के बारे में था। और 36 क्या था? अवैध कब्जे के लिए। 36 अवैध कब्जे के लिए था और 36 एक आय के लिए था, मदिरा पान गृह में मत पाए जाने के लिए। इन तीनों के बारे में बात कर रहा हूं। जो कोई किसी स्थान का स्वामी या अधिभोगी होते हुए या उसका उपयोग या देखरेख या प्रबंधन या नियंत्रण रखते हुए उस स्थान को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अपराध जो धारा 34, 35, 36, 36A के अधीन दंडनीय है किए जाने हेतु जानते हुए उपयोग में लाए जाने देगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से जो 200 रुपये का हो, 200 रुपये से कम का नहीं हो किंतु 2,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। ये उसके लिए सजा होगी। किसके लिए? ये तो पीने वाले के लिए, जो उस पर जो नियंत्रण रखता है या जिसका मालिक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। नियंत्रण रखने वाला हो सकता है, उसका अधिभोगी हो सकता है, उसका मालिक हो सकता है, वो जानता है कि जो उसका अवैध रूप से कब्जा रखा जा रहा है यहाँ, उसको गलत अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही है ना, इस तरीके का वो जानता है और फिर भी वो क्या करने देता है? वो अपराध करने देता है, अनुमति है कुल मिला के उसकी। तो इसमें कितनी सजा हो जाएगी? 1 वर्ष तक के कारा, एक ही वर्ष है ना, 1 वर्ष तक की कारावास से सजा और 200 रुपये से 2,000 रुपये तक का, या 200 रुपये से 2,000 रुपये तक का जुर्माना से क्या किया जाएगा? ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। एक ही वर्ष, 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 200 रुपये से कम का नहीं हो किंतु जो 2,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो कौन के लिए है ये? जो
उसका मालिक है या जो उसका नियंत्रक है, जो उसका मैनेजमेंट करता है, उन व्यक्तियों के लिए सजा। ये पीने वाले के लिए थी, ये जो उसको संचालित करता है, जो उसका मालिक है और वो उसका स्थान है और वो उस पर इस तरीके की कार्रवाई या गतिविधियां करने देता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए इसमें 1 साल तक की सजा है या जुर्माना है, जो 200 रुपये से कम नहीं होगा। कितना आ जाएगा? 200 से 2000 रुपये तक का जुर्माने से। और 36D, 36 का जो है डी, ये क्या कहता है? ये कहता है धारा 36 के अधीन दंडनीय अपराध से प्रेरित से प्रवृत्त रहने के लिए बंद पत्र का निष्पादन। ये कह रहा है कि जो ऊपर अपराध किए गए थे उसके लिए बॉन्ड भरवाने की बात कह रहा है। निकाय की बात कह रहा है बॉन्ड, बंद पत्र। तो इसमें बंद पत्र याद रखो, बॉन्ड याद रखो। या फिर बॉन्ड की बात कह रहा है, बंद पत्र भरवाने की बात कह रहा है कि जो ऊपर वर्णित अपराध थे वो ना किए जाए, उसके लिए एक बंद पत्र पहले से भरवा लिया जाएगा। आप उल्लंघन करेंगे तो वो बंद पत्र क्या होगा? जब्त हो जाएगा। ये कह रहा है पहला क्लॉज इसका, जब कभी कोई व्यक्ति धारा 34 या 36 के अधीन दंडनीय अपराध का सिद्ध दोष ठहराया जाए और उसको सिद्ध दोष ठहराए जाने वाले मजिस्ट्रेट की राय हो कि उन धाराओं के अधीन दंडनीय अपराध करने से प्रवृत्त रहने के लिए ऐसे व्यक्ति को बंद पत्र निष्पादित करने के लिए अपेक्षित करना आवश्यक है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को दंडादेश देते समय यह आदेश दे सकेगा कि वह 3 वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के दौरान जैसी वह निर्दिष्ट करे, ऐसे अपराध करने से प्रवृत्त रहने के लिए अपने साधनों से अनुपातिक राशि के लिए प्रतिभूओं के सहित या प्रतिभूओं रहित बंद पत्र का निष्पादन करें। ये क्या कह रहा है कि मजिस्ट्रेट कब? जब इस व्यक्ति को दंडित किया जाता है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऐसा अपराध ये दोबारा ना करे, तो उससे वो क्या कर सकता है? बॉन्ड भरवा सकता है। और ये कह रहा है कि बॉन्ड कितने वर्ष तक के लिए भरवाया जा सकता है? ये याद, ये कॉमन ही है ये भी। तो 3 वर्ष तक के लिए वो क्या कर सकता है? मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति से बॉन्ड भरवा सकता है, सिक्योरिटी के रूप में, सुरक्षा के रूप में, कि ऐसा अपराध दोबारा ना करे, ऐसा अपराध दोबारा ना करे। वो अवैध रूप से कब्जा वगैरह वाला अपराध है। 36 क्या था? 36 अवैध कब्जा था। कौन से थे? 34 और 36 की बात कर। 34 है विधि विरुद्ध विनिर्माण परिवहन वगैरह की बात करा। 36 में अवैध कब्जा वगैरह। इस तरीके का कोई अपराध किया हुआ कोई व्यक्ति है तो मजिस्ट्रेट, और उसको दोष सिद्ध किया जाता है, तब दोष सिद्धि की जाती है, उस समय मजिस्ट्रेट उससे क्या कर सकता है? बॉन्ड भरवा सकता है सिक्योरिटी के लिए। बॉन्ड कितने वर्ष के लिए भरवाएगा? 3 वर्ष तक के लिए भरवा सकता है। 1 वर्ष भी भरवा सकता है, 2 वर्ष भी भरवा सकता है, लेकिन अधिकतम 3 वर्ष है। तो 3 वर्ष के लिए मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? उससे बॉन्ड भरवा सकता है कि भैया 3 साल के लिए आप सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर दो। अगर ऐसा करोगे तो जो भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो क्या हो जाएगा? साथ कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। तो बॉन्ड कौन भरवा रहा है? मजिस्ट्रेट। कब भरवा रहा है? दोष सिद्धि पर। तो दोष सिद्धि पर मजिस्ट्रेट बॉन्ड भरवाता है। दोष सिद्धि पर। दोष सिद्धि पर भरवा रहा। अब दूसरा देखिए इसका क्लॉज क्या कहता है। दूसरा कहता है बंद पत्र का प्रारूप और ऐसे बंद पत्र से संसक्त समस्त विषय को दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध लागू होना। ये कॉमन है। ये कह रहा है कि जो बॉन्ड भरवाए जाएंगे उसमें काय के नियम लागू होते हैं? सीआरपीसी के लिए कह रहा है। सीआरपीसी के जो प्रोविजन है बॉन्ड के मामले में वो यहाँ भी लागू होंगे। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा बंद पत्र द्वितीय अनुसूची में अंतर्गत प्रारूप में होगा और दंड प्रक्रिया संहिता 1898 जो पुरानी लिखी है के उपबंध जहां तक कि वे लागू होते हों, ऐसे बंद पत्र से संसक्त विषयों को उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि वे परेशानी कायम रखने के लिए बंद पत्र हों और उसके लिए इस संहिता की धारा 106 के अधीन निष्पादन किए जाने के लिए आदेश दिया गया हो। तो ऐसे ही भरवाए जाएंगे बॉन्ड, जैसे कि किसी से परेशानी कायम रखने के लिए जो बॉन्ड भरवाए जाते हैं ना सीआरपीसी के अधीन, उसी हिसाब उसी तरीके से यहाँ भी बॉन्ड भरवाए जाएंगे और माना जाएगा कि शांति व्यवस्था बनाए जाने के लिए भरवाए, मतलब उसी किस्म से उसी तरीके से जहां वहां मजिस्ट्रेट जो बॉन्ड भरवाता है उसी तरीके से यहाँ भी भरवाए जाएंगे। तीसरा कहता है वे परिस्थितियां जिसमें बंद पत्र शून्य होगा। कह रहा है कि अब बंद पत्र शून्य कब हो जाएगा? यदि दो स्थिति अपील में या अन्यथा अपास्त कर दी जाए तो इस प्रकार निष्पादित किया गया बंद पत्र शून्य हो जाएगा। जी तो आप जानते ही हैं कि आप ऊपर जी बंद पत्र कब शून्य हो जाता है। अब और मान लीजिए जी ऊपर गए अपील में चले गए और वहां जाके इनका निर्णय जो था दोष सिद्धि का वो बदल गया, दोष मुक्त कर दिया, तो क्या बंद पत्र बना रहेगा? तो बंद पत्र भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो यही बात कह रहा है
कि अगर ये ऊपर जाते हैं और अपील न्यायालय द्वारा जो जजमेंट होता है, या तो अपील न्यायालय ये बंद पत्र हटा दे या फिर उनको दोष सिद्धि की जगह दोष मुक्त कर दे, तो ये बंद पत्र क्या हो जाएगा, अपने आप में खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं। चौथा कहता है अपील न्यायालय उच्च न्यायालय की आदेश देने की शक्ति। सीधी सी बात है, जो आदेश नीचे न्यायालय देते हैं वो अपील न्यायालय भी दे सकता है और उच्च न्यायालय भी दे सकता है, तो वही बात इसमें चौथे में कहा है। इसमें लिखा है इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा भी, जबकि वह अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, दिया जा सकेगा। स्वाभाविक सी बात है, जो आदेश नीचे का न्यायालय दे सकता है, मजिस्ट्रेट दे सकता है, क्या वो आदेश अपील न्यायालय नहीं दे सकता? वो तो इसका सुपीरियर है। या उच्च न्यायालय नहीं दे सकता, है ना? उच्च न्यायालय भी दे सकता है यही आदेश बॉन्ड भरवाने की। मतलब नीचे न्यायालय ने बॉन्ड नहीं लगाए थे, अब पुनरीक्षण में चला गया मामला और पुनरीक्षण न्यायालय को लगा या अपील न्यायालय को लगा कि साहब इनसे बॉन्ड भरवाया जाना चाहिए, तो क्या वो बॉन्ड नहीं भरवा सकते? वो कहेंगे कि नहीं मजिस्ट्रेट ही भरवाएगा। नहीं, ये लोग भी बॉन्ड भरवा सकते हैं, तो ये भरवा सकते हैं, तो ये तो इनके सुपीरियर न्यायालय है, तो ये भी भरवा सकते हैं, ये कह रहा है। ये तो प्रोसीजर वाली बात है, ये खास बात नहीं है। अब देखिए 36 का जो है ई, ये रहा है सेक्शन 36 का ई। ये क्या कहता है? ये कहता है मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति से यह हेतु दर्शाने की अपेक्षा कर सकेगा कि उसे सदाचार के लिए बंधपत्र निष्पादित किए जाने का आदेश क्यों ना दिया जाए। मतलब मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति से पूछ क्या कर सकता है, उसे आदेश दे सकता है कि आप बताएं, कारण बताएं, कारण बताने का आदेश दे सकता है। किस कारण बताने का? कि भाई आपसे बॉन्ड क्यों ना भरवाया जाए, आपसे बंध पत्र क्यों ना भरवाया जाए। जब वो बंध पत्र भरवाता है तो वो पूछ सकता है किसी व्यक्ति से कि भाई साहब आप जवाब दें कि आपसे हम बंध पत्र क्यों ना भरवा लें। तो फिर वो जो उचित कारण है, उचित जवाब है, वो देगा व्यक्ति। अगर संतुष्ट होता है मजिस्ट्रेट तो नहीं भरवाएगा, और नहीं संतुष्ट होता तो भरवा लेगा। तो एक बार आपको वो पूछेगा कि भाई साहब हम बॉन्ड भरवाना चाहते हैं, आप बताएं कि आपसे बॉन्ड क्यों ना भरवाया जाए, मतलब जवाब दें इस बात का। तो यही कह रहा है धारा 36 की। ये कह रहा है जब कभी राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त किए गए प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह इत्तला प्राप्त हो कि उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई व्यक्ति धारा 34 या धारा 36 के अधीन दंडनीय अपराध अभ्यास तय करता है। ये हैबिचुअल अपराधी है, अभ्यस्त है ये। अभ्यास है मतलब बिल्कुल प्रैक्टिस वाले व्यक्ति हैं ये, तो कई बार कर चुके हैं, करते रहते हैं, आदत है इनकी। और ये कह रहा है राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किया गया कौन सा मजिस्ट्रेट, ये भी याद रख सकते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया गया फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई हैबिचुअल व्यक्ति है जो पहले धारा 34 और 36 यानी अवैध कब्जे को और आयात निर्यात वाली बात है ना, तो धारा 34 में आयात निर्यात करता है, अवैध रूप से निर्माण करता है, विक्रय करता है, और धारा 36 में क्या है, अवैध कब्जा, उससे संबंधित कोई अपराध करता है और हैबिचुअल रूप से करता है ना। तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, क्या दे इसमें देखिए, इत्तला प्राप्त हो कि उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई व्यक्ति धारा 34 से 36 के अधीन दंडनीय अपराध अभ्यास तय करता है या करने का प्रयत्न करता है या उसके लिए किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, तीनों चीजें करता है, या प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरण करता है या हैबिचुअल करता है, तो वह ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से यह हेतु दर्शाने के लिए अपेक्षा कर सकेगा कि उसको 3 वर्ष या अधिक की ऐसी कालावधि के लिए जैसी कि मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे उसके सदाचार के लिए प्रतिमों सहित बंद पद निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों ना दिया जाए। तो यहाँ भी 3 ही वर्ष भरवाएगा और कारण पूछेगा। कोई व्यक्ति है जो अभ्यास से अपराध करता है, उसका प्रयत्न करता है या उसका दुष्प्रेरण करता है, दुष्प्रेरण मतलब खुद ना करके दूसरों से करवाता है, इस तरीके का कोई अपराध करता है, तो मजिस्ट्रेट कहेगा कि आइए साहब पहले तो कारण बताएं कि आप क्यों क्यों ना भरवाया जाए, और अब भरवाया जाए तो जैसा भी उपयुक्त समझे, तो अधिकतम 3 वर्ष है, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उसे 3 वर्ष तक का बॉन्ड भरवा सकते। 3 वर्ष तक का मतलब अधिकतम, मजिस्ट्रेट 1 साल का चाहेगा वो भी भरवा लेगा, 2 साल का चाहेगा वो भी भरवा लेगा, और 3 से ज्यादा नहीं भरवा सकता। तो 3 वर्ष तक का मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उससे बॉन्ड भरवा सकता है, प्रतिभूति उससे ले सकता है। अगर वो उचित कारण नहीं बता पाता है तो मजिस्ट्रेट उससे 3 वर्ष तक का काय के लिए बनवा सकता है, लोक शांति बनाए रखने के लिए। काय के लिए भरवाता है, लोक शांति, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, या सदाचारी बना रहने के लिए, लोक व्यवस्था के लिए सदाचारी, सदाचारी शब्द सही है। सदाचारी मतलब आप, सदाचारी मतलब बिल्कुल ठीक तरीके से रहेंगे, कोई उपद्रव वगैरह नहीं करेंगे, इस तरीके का कोई काम नहीं करेंगे। तो सदाचारी बने रहने के लिए क्या कर सकता है, वो उससे बॉन्ड भरा सकता है। सदाचारी मतलब जेंटलमैन, बिल्कुल
बन के रहिए। दूसरा देखिए, इसका दूसरा क्या कहता है, उपधारा 1 के अधीन कार्रवाइयों को दंड प्रक्रिया, जो आपने पहले पढ़ा वही कह रहा है। अब 110 के अधीन, वो पहले क्या था 106 के अधीन था, ये कैसे है 110 में क्या है, म्यूचुअल वाला है ना 110 में, तो वही बात कह रहा है। तो सीआरपीसी में जो बॉन्ड भरवाए जाते हैं उन्हीं के बारे में कहता, तो वहाँ 106 की बात हो रही थी, 110 धारा की बात हो रही, तो यही कह रहा है कि जो बॉन्ड भरवाए जाएंगे वो सीआरपीसी के अनुसार ही भरवाए जाएंगे, जैसे कि सदाचार के लिए वहाँ भरवाए जाते हैं। और यहाँ कौन सी धारा की बात करेगा सीआरपीसी के 110, क्योंकि 110 में क्या था, अभ्यासिक अपराध, तो अभ्यासिक अपराधियों की बात आ रही, तो 110 धारा आ रही। ये लिखा है, उपधारा 1 के अधीन कार्रवाइयों को दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों का लागू होना है। कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता 1898 के उपबंध जहां तक कि वे लागू, ये 1898 लिखा है, ये क्या है पुराना छपा है, नीचे अब हो गया 1973 है ना, तो 1973 ही समझना उसको, वो लिखा है इसलिए पढ़ रहे हैं, वो है 1973 ही है। नीचे स्टॉप बना के लिख भी दिया कि इसका अर्थ अब क्या है 1973 है, नीचे स्टार बना के लिखा भी है उन्होंने, तो वो पुराना है इसीलिए लिखा, कोई इससे कोई इशू नहीं है, कह रहे वो बस आपको इतना रखना है सीआरपीसी, है ना। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की बात कर रहा है कि उपबंध जहां तक कि वे लागू होते हों, उपधारा 1 के अधीन किन्हीं भी कार्रवाइयों को किसी उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि उसमें निर्दिष्ट किया गया बंधपत्र ऐसा बंधपत्र हो जिसका संहिता की धारा 110 के अधीन निष्पादित किया जाना, तो ऐसे ही माना जाएगा जैसा कि सीआरपीसी की धारा 110 के अधीन भराया जाता है। 110 में किसके लिए भराया जाता है, हैबिचुअल अपराधियों के लिए, जो 110 में कौन भराया जाता है, ये तो आपको याद भी होगा सीआरपीसी का, तो हैबिचुअल अपराधी के लिए भराया जाता है। और उसमें किसके अधीन भरा रहे थे, जो ऊपर अपन ने पढ़ा था वो 106 के अधीन बना रहे थे, ठीक है 106 के अधीन। तो अब आप बताएं मुझे कि जो 106 है बॉन्ड भरवाते हैं सीआरपीसी में, इसमें बॉन्ड भरवाने की शक्ति किस किस को है, कौन कौन भरवा सकता है इसमें बॉन्ड, धारा 106 में सीआरपीसी के तहत बॉन्ड कौन कौन भरवा सकता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बनाता हूँ, बस एक ही मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, सेशन नहीं भरवा सकता, सीजीएम नहीं भरवा हाँ सकता, सेशन न्यायालय भरवाता हूँ। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायालय और अपील न्यायालय भी भरवा सकता है और हाईकोर्ट भी भरवा सकता है, नीचे क्लॉज में लिखा है। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भरवा सकता है इसमें, सीआरपीसी की बात करें, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेशन भरवा सकता है इसमें। कब भरवा सकता है, दोष सिद्धि पर, ये कहाँ है धारा, दोष सिद्धि पर है। और बाकी जो धाराएं नीचे दी गई हैं जो सीआरपीसी की बॉन्ड वाली, वो कार्यपालक मजिस्ट्रेटों से संबंधित है, वो दोष सिद्धि से पहले ही भरवा लेते हैं, अपराध होने से पहले ही भरवा लेते हैं, वो 107(8) में उसकी कंडीशन दी गई। ये कब है, ये दोष सिद्धि पर है, तो दोष सिद्धि की बात करें ना यहाँ, तो ये दोष सिद्धि पर भरवाई जाती है धारा 106 में, दोष सिद्धि पर। और दोष सिद्धि में वहाँ सीआरपीसी में कौन कौन भराता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भरवा सकता है, सेशन न्यायालय भरवा सकता है, अपील न्यायालय भरवा सकता है और हाईकोर्ट भी भरवा सकता है, तो वो सारे लोग भरवा सकते हैं। तो यहाँ 110 में कौन, 110 में क्या भरवाया जाता है, हैबिचुअल अपराधी जो होते हैं उनके लिए भरवाया जाता है, और 110 में हैबिचुअल अपराधी होते हैं उनसे भरवाया जाता है। इनमें कौन भरवाता है, इनमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट भरवाता है, तो हैबिचुअल अपराधियों से भरवाया जा सकता है, ठीक है। जो अपराध करता है तो न्यायालय क्या कर सकता है, उनसे अनुज्ञप्ति आदि, जैसे सीआरपीसी की बात कर रहे थे अपन, खैर इसको समझ लिया, आप इसको देखते हैं आगे। तो उनसे हैबिचुअल अपराधियों से भी धारा 110 के तहत इधर भी भरवाया जा सकता है, ये कोई खास नहीं। अब इसके बाद है अपना धारा 37, इसके पनिशमेंट थोड़ा याद रखना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है इसको, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, ये वाला जो अध्याय है इसको जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इसको आराम से पढ़ना है, एक बार याद हो जाएंगे हमेशा याद रहते हैं, ठीक है। तो जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है इसको, क्योंकि पनिशमेंट आपका पक्के में आएगा, एक या दो पनिशमेंट आएंगे, हो सकता है दो भी आ जाए, है ना, तो एक दो पनिशमेंट तो पूछे जाना है। तो अब आप अपनी गलती से गलत कर दो तो बात अलग है, देखो गलती तो सबसे होती, परीक्षा में करते हैं तो गलत थोड़े बहुत हो ही जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन गलती तब गलती मानी जाती है जब हम अपनी गलती से गलती करें कि भैया अरे हम पढ़ लेते तो हो जाता है, तो वो गलती अपनी गलती है ना। वो बात अलग होता है कि जब हम क्वेश्चन लगाते हैं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन वगैरह की वजह से या थोड़ी अपनी हड़बड़ी की वजह से थोड़े बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वो चलता है। लेकिन कोई गलती इसीलिए हो जाएगा साहब हम पढ़ लेते तो कर जाते, अरे हम भूल गए हमने छोड़ दिए, तो वो सारी चीजें नहीं होना चाहिए, है ना। और कल जो मैंने जो टेस्ट दिया था SC ST का, जो मैंने उसमें आपके जो पनिशमेंट दिए थे, वो SC ST की जो सूची दी थी वो गलत थे थोड़े से, उसमें अमेंडमेंट हो गया 2020 में, वो थोड़ा आपको देखना है, कहीं भी मिले तो उसका PDF सेंड कर देना, या उसमें मैंने सारे क्वेश्चन वो वाले हटा दिए। तो जो 2020 में इसमें हुआ है, अब
उसका शेड्यूल पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएंगे तो नेट वगैरह पे कहीं भी आप देख लीजिए। एक्ट में नहीं हुआ है संशोधन, केवल जो पनिशमेंट थे, पनिशमेंट नहीं कहेंगे, जो हर्जाना कह लीजिए, जो हर्जाना वगैरह SC ST वालों को जो मिलता है उसकी रकमों को सरकार ने जो है क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। तो जहाँ 60,000 थे वहाँ 1 लाख कर दिया। इस तरीके से जो रकम मिलती थी हर्जाने की वो बढ़ा दी है सरकार ने। वो वाला था 2016 के करीब, उसके हिसाब से था, है ना। तो ये जो क्या है, जो बढ़ गई है रकम है, तो उसको आप याद मत रखना कि सर दिया था 90,000 या वो बढ़ गए हैं सारे। तो उसको मैंने क्वेश्चन डिलीट भी कर दिए हैं, तो उनको हटा दिए हैं। अब बाकी जो है, जो जो नए हैं वो अपन उसमें जोड़ देंगे, तो जब मिलेंगे उनको उसमें जोड़ देंगे। तो वो आप याद नहीं, बाकी ऐप ठीक है, बाकी पूरा ऐप ठीक है जैसा कि तैसा। तो इनको ध्यान रखना है इसको। और आप ढूंढना भी नेट पे आपको मिले, या कोई डायरेक्ट की आपको PDF मिल जाए, केवल उसकी चाहिए, कभी पीछे के जो पन्ना है केवल उसकी। एक्ट में कोई परिवर्तन नहीं है, एक्ट में तो ठीक है, जो एक्ट था जैसा ही है। तो पनिशमेंट इसलिए कह रहा हूँ, वैसे कभी ज्यादा पूछते नहीं, लेकिन कभी कभी 1 या 2 पनिशमेंट पूछते हैं, खासकर महिलाओं संबंधी जो अपराध है, जो SC वाली है, उसका वाला जो हो जाना मुआवजे की बात होती है वो पूछा जाता है ना। हत्या वाले में भी पूछा जाता है, कुछ पूछे जाते हैं कभी कभी। तो देखिए सेक्शन जो 37 है, सेक्शन 37 कहता है उन अपराधों के लिए शास्ति जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, अन्यथा उपबंध ही नहीं है। देखिए संहिता में कई ऐसे अपराध होते हैं कि हर अपराध के लिए नियम बनाना पॉसिबल नहीं होता, कुछ अपराध फिर भी रह जाते हैं कि जिनके लिए नियम नहीं बन पाते हैं। तो इस तरीके की धाराएं जोड़ दी जाती हैं ताकि कोई भी अपराध ना बचे, है ना। सरकार को चाहती कि हर अपराध के लिए बना दे, लेकिन इतना तो कोई ज्ञानी है नहीं कि वो हर अपराध के लिए बना दे। कोई नए तरीके से नए किस्म का ही अपराध कर देता है, अगर कोई सिविल नियम से जुड़ा हुआ है तो कहाँ करेंगे उसे दंड, क्योंकि अब नया किस्म का अपराध किया है, संहिता में कोई प्रोविजन है नहीं, तो कहाँ करेंगे। तो इस तरीके की धारा जोड़ दी जाती है कि अगर कोई अन्य उपबंध नहीं है तो फिर धारा 37 में क्या किया जाएगा, उस अपराध को दंडित किया जाएगा। ये कहता है जो कोई किसी भी ऐसे कार्य या ऐसे शास्य कार्यों का जो कि इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम, जारी की गई किसी भी अधिसूचना या किए गए किसी भी आदेश के उपबंधों में से किसी भी उपबंध के उल्लंघन में किया जाएगा, और जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यथा उपबंध ना हो, दोषी हो, वह कारावास से जिसकी भी 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1,000 रुपए तक का हो सकेगा, दोनों से दंडनीय होगा। तो ये कब दंडनीय होगा, जब उपबंध ना हो, तो 6 माह तक के कारावास से और 1,000 रुपए तक, एक ही है, 1,000 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जाएगा, व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। धारा 37 में कब, जब संहिता में कोई अन्य प्रोविजन ना हो, तब ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाएगा, 1,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। देखिए अब आगे सेक्शन 38, सेक्शन 38 क्या कहता है, 38 में भी है ए है। 38 कहता है अनुज्ञप्त विक्रेताओं के कतिपय विधि विरुद्ध कार्यों के लिए शास्ति। जी कौन के, विक्रेताओं की, जो अनुज्ञप्ति धारा, विक्रेता अकेला रहता हूं मैं, विक्रेता, विक्रेता मतलब अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अवैध विक्रेता, अवैध विक्रेता की बात नहीं कर रहे। जो विक्रेता होते हैं उनको शास्ति, विक्रेताओं के लिए शास्ति है, दंड है उनकी विधि विरुद्ध। अब शास्ति कब होगी, जब गलत काम करेंगे, विधि विरुद्ध काम करेंगे तभी तो शास्ति होगी, तो वो विधि विरुद्ध लिखा नहीं है। तो विक्रेताओं के लिए शास्ति है, जो विक्रेता होते हैं, जो लाइसेंस होल्डर होते हैं, उनके लिए शास्ति है। अगर वो अपनी अनुज्ञप्तियों का उल्लंघन करते हैं, विधि के विरुद्ध कोई काम करते हैं, तो उनके लिए शास्ति, उनके लिए जुर्माने की बात कह रहा है। इसमें लिखा है पहला कि कोई अनुज्ञप्त विक्रेता या उसके नियोजन में का और उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, तो कोई भी हो सकता है, विक्रेता हो सकता है, या उसके जो नीचे उसने अपने कर्मचारी वगैरह रखे हैं, या उसके नियोजन में जो काम करते हैं वो व्यक्ति भी हो सकते हैं, ठीक है। उसका मैनेजर हो सकता है, उसका जो भी नीचे काम करता है उसका, वो सारे व्यक्ति हो सकते हैं। पहला, कोई मादक द्रव्य किसी ऐसे व्यक्ति को जो मत है या मदोन्मत्त है बेचेगा। क्या करेगा ये, मत व्यक्ति, नशे की हालत में ऐसा व्यक्ति है जो पहले से ही नशा किए हो, उसको फिर भी बेचता है कि भाई नशे में है, तो जो नशे में उसको शराब नहीं बेचना। ये कह रहा है कि नशे में है पहले से ही और आप उसको फिर से शराब बेच देते, ऐसा कोई अपराध करता है। दूसरा, कोई मादक द्रव्य किसी व्यक्ति को धारा 23 के उल्लंघन में बेचेगा। धारा 23 में क्या था, 21 वर्ष से कम वाली बात थी ना,
तो उसके उल्लंघन में बेचता है ना। अगला क्या करता है, धारा 22 के उल्लंघन में या धारा में निर्दिष्ट किए गए व्यक्ति को अनुव्यक्त परिसर में किसी भाग में किसी पुरुष स्त्री को नियोजित करेगा या नियोजित किए जाने की अनुज्ञा देगा। 22 में भी 21 वर्ष था, लेकिन ये काय के बारे में था, ये नियोजन के बारे में था। ये काय के बारे में था, ये विक्रय के बारे में था कि 21 वर्ष से कम व्यक्ति को अगर शराब आदि का विक्रय नहीं किया जाएगा। ये कह रहा था 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को और स्त्रियों को, स्त्री के लिए एज नहीं है, ध्यान में रखना। इसमें जो वाला एक धारा है जो, इसमें स्त्रियों के लिए एज नहीं है, इसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल है। इसमें स्त्रियों, इसमें जो है 18-21 वर्ष की जो एज है वो केवल पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए नहीं। तो कोई भी स्त्री को नियोजित में नहीं रख सकता, और पुरुष है तो 21 वर्ष से कम को नहीं रख सकता। ठीक है, तो इसकी उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति। तीसरा क्या करता है, ऐसे विक्रेता के अनुगत परिसर में मदोन्मत्त होना, विक्षलंगता का आचरण करना, नृत्य गायन संगीत वादन धूत क्रिया अनुज्ञात करना। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई मत व्यक्ति होते हैं ना जो नशे में है, वो व्यक्ति वहां क्या करा रहा है, ये विक्षलना मतलब अश्लीलता, मान लीजिए आप गलत हरकतें करना, उस तरीके का कोई काम करता है। हाँ, नृत्य वगैरह कराए जाते हैं, डांस वगैरह हो रहे हैं, है ना। बार पहले बियर, अपने यहाँ कुल मिला के अपने एमपी में बार जो होते हैं ना, बियर क्या बोलते थे उन्हें? मुंबई में जो होते थे क्या कहते, बार डांसर ऐसा कुछ होता था। तो वो उस तरीके का अपना यहाँ नहीं है कि नृत्य करा के शराब परोसना, उस तरीके का नहीं है अपने यहाँ। तो इस तरीके की कोई काम करता है, बार कहते थे, जिसमें संगीत वगैरह होता था, संगीत वगैरह कराना, इस तरीके का अगर कोई काम करता है। धूर्त क्रिया मतलब जुआ वगैरह खिलाना, वो भी है, तो जुआ आदि खिलाता है, इस तरीके का क्रिया करता है। शराब पिला रहा, साथ में ये भी चल रहा है, बोले जुआ खेलो आके, और बोले यहाँ संगीत कार्यक्रम भी चल रहे हैं और सब अश्लीलता वगैरह सब चल रही है, इस तरीके का कोई काम करता है। अगला क्या करता है, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में यह जानता है या जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वे किसी अजमानती अपराध के सुदूर ठहराए गए हैं या जो वेश्याएं हैं, ऐसे विक्रेता के अनुज्ञप्त परिसर में आश्रय लेने या जमा होने के लिए, चाहे ऐसा आश्रय या जमा होना अपराध के या वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए या ना हो, अनुज्ञात करेगा। तो कैसे व्यक्ति हैं, या तो अपराधी हैं जो पहले से, कैसे अपराध के, संज्ञेय अपराध के, गंभीर अपराध के दोषी, अजमानती अपराध उन्होंने किया है, ऐसे कोई व्यक्ति है। कोई अपराधी है उनको आश्रय देता है, या जो प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है वेश्याएं हैं उनको उनको क्या करता है, आश्रय देता है, वहां रखा था, किसी भी प्रयोजन से करे वहां रखा था, या वेश्यावृत्ति कराने के उद्देश्य से वहां इकट्ठा करता है, तो इस तरीके से वो अपनी अनुज्ञप्ति का उल्लंघन करता है। तो ये लिखा है, तो वो कितने दंड से दंडित होगा, वह जुर्माने से, जो 100 रुपए से कम का नहीं होगा तो 2000 रुपए तक का हो सकेगा, दंड नहीं होगा। तो इसको केवल जुर्माना है, किसको, अनुज्ञप्तिधारी को, कितना, 100 रुपए का जुर्माना। और कितना हो सकेगा जी, 100 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का, 100 रुपए से लेके 2000 रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय है, कि इसमें सजा नहीं, केवल जुर्माना, फाइन है इसमें। तो कितना जुर्माना लगाया जाएगा अनुज्ञप्तिधारी को या उसके नियोजित कोई व्यक्ति को, 100 रुपए से लेके 2000 रुपए तक के जुर्माने से व्यक्ति को क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। दूसरा क्लॉज देखिए क्या कहता है, जहां किसी अनुज्ञप्त विक्रेता का या उसके नियोजन में का और उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति पर ऐसे विक्रेता के परिसर में मत्ता अनुज्ञात करने का आरोप है, और यह साबित हो जाता है कि कोई व्यक्ति ऐसे परिसर में मत था, तो यह साबित करने का कि ऐसे परिसर में मत्ता को रोकने के लिए अनुज्ञप्त विक्रेता ने और उसके द्वारा नियोजित व्यक्ति ने समस्त युक्ति किए थे, भार पर उस व्यक्ति पर होगा जिस पर आरोप लगाया जाए। तो सभी में जोड़ी जाती है। ये कह रहा है जब इस तरीके का फाइन लगाया जाता है तो सबूत का भार किस पे होता है, ये सिद्ध करने का कि साहब हमने तो ये सारे काम रोकने की बहुत कोशिश की थी, या ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, अपराधी मान ही नहीं रहे, हमारी सुनी नहीं रहे, है ना, डरा धमका रहे हैं, कुछ भी है। तो ये बात सिद्ध करने का भार किस पे रहता है, जो उसका मालिक है या जो उसका संचालक कर रहा है, जो वहां मौजूद है। तो उनका दायित्व रहता है ये साबित करने का कि साहब हमने तो रोकने की बहुत कोशिश की थी। अगर वो ये सिद्ध कर देते हमने रोकने की कोशिश की थी, ये माने नहीं, अपराधी हम डर गए, इसी तरीके का अगर सिद्ध हो जाता तो फिर उन पर फाइन नहीं लगाया जाएगा। लेकिन क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि साहब हमने रोकने की कोशिश की थी, इसमें हमारी कोई गलती
नहीं है। ये सिद्ध करने का भार किस पे होगा? जो नियोजक है या जो उसका मालिक है उस पर दायित्व होगा। अब देखिए 38 क्या कहती है, इसका 38 और है, ये कैसे संबंध। 38 कहता है मादक द्रव्य के अनुज्ञप्त विनिर्माता विक्रेता पर ऐसी वस्तु में कोई अपायकर औषधि या कोई बाह्य संघटक या कोई मंदक रंजक पदार्थ विस्तृत करने या विस्तृत करने के लिए साथी। आप इसको कैसे याद रखेंगे? मंदक रंजक, इसको ऐसे रखेंगे मंदक और रंजक। धारा 38 में क्या है? मंदक रंजक। मंदक मतलब उसकी क्वालिटी को गिराना, रंजक मतलब उसमें रंग रूप मिला देना ताकि दिखे कि बहुत अच्छी चीज है। शराब में ये मिश्रण है ये, कि आपने उसकी क्वालिटी गिरा दी। जैसे कोई शराब थी, आपने या तो निकाल ली आधी, उसमें दूसरी मिला दी घटिया क्वालिटी की। विदेशी शराब थी, आपको पता है विदेशी महंगी आती है, देसी थोड़ी सस्ती आती, तो आपने क्या किया, बोतल विदेशी बोतल खरीदी, आधी उसमें से निकाली, उसमें देसी मिला दी, तो आपने क्या किया, उसकी गुणवत्ता घटा दी, मंदक कर दिया। अब आपने सोचा कि भैया इसका थोड़ा सा कलर कम हो गया, चाय का पानी लिया बढ़िया गाढ़ा करके उसमें मिला दिया तो बढ़िया दिखने लगी, तो आपने क्या किया, रंजक करके। इस तरीके का कोई काम करता है तो काय में तो उसी को धारा 38 है। तो इसको याद करने का तरीका है ये मंदक और रंजक आप याद करेंगे, काय में है धारा 38। ठीक है, क्या करता है, यदि कोई अनुज्ञप्त विनिर्माता या अनुज्ञप्त विक्रेता या उसके नियोजन में का और उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति उसके द्वारा निर्मित किए गए, बेचे गए या विक्रय के लिए रखे गए, अभिदर्शित किए गए किसी मादक द्रव्य में अनुज्ञप्ति में यथाविहित के अलावा कोई अपायकर औषधि या कोई बाह्य संघटक, या तो अपायकर है होना चाहिए या कोई बाह्य मतलब बाहर की चीज ला देता है, अथवा कोई मंदक रंजक मिश्रित करेगा या मिश्रित करने देगा, अथवा जिसके कब्जे में कोई ऐसा मादक द्रव्य होगा जिसमें कि ऐसा अपमिश्रण किया गया हो, वह कारावास है जिसकी अवधि 1 माह से कम की नहीं होगी किंतु जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 300 रुपए से कम का नहीं होगा किंतु 2000 रुपए तक का हो सकेगा। तो इसमें केवल पनिशमेंट याद रखेंगे। अगर कोई व्यक्ति है जो बेचता है, उसका विनिर्माण करता है, वो क्या करता है, उनका मंदक रंजक करता है, उनमें कोई चीज मिलाता है ना, कोई बाहर की चीज मिलाता है। क्यों मिलाएगा? स्वाभाविक सी बात है, फायदा कमाने के लिए मिलाएगा, क्वालिटी गिराने के लिए मिलाएगा ताकि मुनाफा कमा सके, है ना। और अब जब कोई चीज मिलाई जाती है तो उसको देखने में भी अच्छा होना चाहिए ना, तभी तो बिकेगी, तो उसको बिल्कुल वैसे की वैसा बना देगा, लोग समझेंगे असली है, तो रंजक करेगा उस तरीके से। तो इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो कितने कारावास से, 1 माह से कम की नहीं हो, जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी, तो 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक, और जुर्माना 300 से लेके 2000 तक का जुर्माने से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। कौन से व्यक्ति को? जो उसमें मिलावट करता है, मंदक रंजक करता है, तो ऐसे व्यक्ति को 1 माह से कम नहीं हुई सजा कितनी हो सकती है, 1 साल तक की हो सकती है। जुर्माना कितना होगा, 300 रुपए से कम नहीं हो सकता, और कितना हो सकता है, 2000 रुपए तक का हो सकता है। देखिए, अब देखिए सेक्शन 39, और देखिए सेक्शन 39, ये है अनुज्ञप्तिधारी आदि द्वारा अवचार किए जाने के लिए शास्ति। ये काय के लिए शास्ति? अवचार, ये आ रखा बस एक ही शब्द, अवचार। 39 में काय के लिए शास्ति? अवचार के लिए। कौन अवचार कर रहा है? अनुज्ञप्तिधारी कर रहा है, लाइसेंस होल्डर कर रहा है। क्या अवचार कर रहा है? देखिए इसमें लिखा, इस अधिनियम के अधीन मंजूर किए गए अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र या पास का कोई धारक ऐसे धारक के नियोजन में और उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, या तो स्वयं हो सकता है या उसकी ओर से अन्य कोई व्यक्ति हो सकता है जो संचालन करता है कारोबार का, है ना। पहला है, किसी आबकारी अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर, ऐसी मांग करने के लिए सम्यक रूप से सशक्त अन्य अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र या पास आशा से पेश नहीं करेगा। अवचार कर रहा है, क्या कर रहा है, जब कोई आबकारी अधिकारी वगैरह इससे मांगता है कि साहब अपनी लाइसेंस वगैरह दिखाइए, तो ये क्या कहता है, अनुज्ञप्ति दिखाने से क्या करता है, मना करता है कि साहब मैं नहीं दिखा रहा। अनुज्ञप्ति मना करता है, मना काय से करता है, दिखाने के लिए। तो अनुज्ञप्ति नहीं दिखाता है, कौन मांगता है, कोई आबकारी अधिकारी आता है, वो देखते हैं कि भाई अनुज्ञप्ति है या नहीं, वो आपसे आपका लाइसेंस मांगता है कि श्रीमान लाइसेंस दिखाए, तो ये अनुज्ञप्ति दिखाने से मना करते हैं, अवचार करते, उल्लंघन करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं। दूसरा क्या करता है,
धारा 34 द्वारा उपबंधित किसी मामले में के सिवाय धारा 62 के अधीन बनाए गए किसी नियम का शासक उल्लंघन करेगा। ये कह रहा है धारा 62 के नियम का उल्लंघन करता है। 62 में देख लेते हैं यहाँ क्या है। 62 में काफी नियम है। 62 है नियम बनाने की शक्ति। ये कह रहा है कि जो सरकार ने नियम बनाए उन नियमों की उल्लंघन करता है। जो सरकार ने 62 के नियमों का उल्लंघन मतलब जो सरकार ने जो भी नियम बनाए, नियम बनाने की शक्ति है, तो जो भी नियम सरकार ने बनाए हैं उन नियमों का ये क्या करता हो, क्योंकि जो सरकार नियम बनाती है उनके अनुसार ही तो आप अनुशक्ति का पालन करेंगे, उसी के अनुसार आप अपना कारोबार का संचालन करेंगे। उनमें से किन्हीं नियमों का भी उल्लंघन करता है। तो अगला क्या कह रहा है, अनुज्ञप्त विक्रेता अनुज्ञप्ति अनुज्ञा पत्र या पास की शर्तों में से किसी शर्त को भंग करते हुए कोई भी ऐसा कार्य जो इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित नहीं है शासन करेगा। ये कह रहा है कि आप लाइसेंस का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं जो अन्यथा उपबंधित नहीं है। अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो आपको अनुज्ञप्ति में शर्तें दी रहती है ना, उन शर्तों का क्या कर रहे हैं आप, उल्लंघन कर रहे हैं, उन शर्तों का उल्लंघन करते हैं। शर्तों का उल्लंघन करते हैं और संहिता में कहीं कोई और प्रोविजन नहीं है, वैसे अपराध करते हैं तो कितने दंड से दंडनीय होंगे। इसमें लिखा है वह का के मामले में जुर्माने से जो 400 रुपए तक का हो सकेगा। मतलब केवल अनुज्ञप्ति नहीं दिखाता तो कितना जुर्माना है, 400 रुपए। अगर आपसे कोई ये पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है, अगर कोई व्यक्ति 39 में अविचार कर रहा है और कोई जो आबकारी अधिकारी है आपसे मांगता है कि साहब लाइसेंस दिखाएं और आप लाइसेंस नहीं दिखाते तो कितने जुर्माने से दंडित, केवल जुर्माना है उसमें कितना जुर्माना होगा, 400 रुपए। तो याद रखना, इसको अलग कर लेना। ये क्या कहता है, 400 रुपए तक के जुर्माने से, यानी आप अनुज्ञप्ति नहीं दिखाते तो केवल इसमें फाइन है और फाइन कितना होगा, जुर्माने से, और बाकी दोनों के लिए एक ही सजा है। हाँ, और गा के मामले में जो 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 10,000 रुपए तक का हो सकेगा दंड नहीं होगा, जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा। तो इन दोनों के मामले में कितना जुर्माना होगा, 10,000 रुपए तक। इन दोनों के मामले में जुर्माना कितना होगा, 10,000 रुपए का। बाकी अनुज्ञप्ति अगर नहीं दिखाता तो केवल 400 रुपए का। केवल मना ही तो किया है, मना नहीं किया उसके लिए फाइन लगेगा और जुर्माना लगेगा, वो कितना होगा, 400 रुपए तक का, है ना। और अगर इन दोनों से दंडनीय अपराध के अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करता है, सरकार ने जो नियम बनाया उनका उल्लंघन करता है, तो फिर कितना है, 10,000। अविचार करता है, मानने से मानता नहीं ठीक से, तो कितना होगा, 10,000 रुपए तक का हो सकेगा। अब देखिए इसमें कितने सेक्शन और बचे हैं ये देखना। पहले इस वाले अध्याय में आपका सेक्शन जाते हैं 49 तक। ठीक है, 40 और पढ़ लीजिए, 40 और कर लेते हैं आज। 40 सेक्शन कौन सा है, 40। ये कह रहा है रसायन केमिस्ट की दुकान की बात कह रहा है। किसकी बात कहता है, केमिस्ट की दुकान, रसायनक की दुकान। केमिस्ट मतलब मेडिकल स्टोर, केमिस्ट आदि की दुकान। तो वहाँ आप मेडिकल दुकान पर बैठ के करते हैं, आप मेडिकल की दुकान का शराब से क्या संबंध होता है, मेडिकल की दुकान का ये माइक किसका चालू, माइक बंद किसका चालू हो गया है। ठीक है, देखिए मेडिकल की दुकान की बात कर रहा है कि आप मेडिकल की दुकान पे क्या करते हैं, बैठ के शराब आदि पीते हैं, तो उसके बारे में उल्लंघन है। अब आप कहोगे मेडिकल की दुकान का शराब से क्या संबंध, मादक द्रव्यों से संबंध है। कई कई ऐसी दवाइयां होती है जिसमें नशा वगैरह होता है, या वहां जाके आप बैठ के पीते हैं, उसके बारे में ये कह रहा है। कोई भी रसायनक, केमिस्ट जो होता है, भेषजिक, ड्रगिस्ट, अतार, आपातकारी या औषधि औषधालय चलाने वाला कोई भी ऐसे मादक द्रव्य को औषधीय प्रयोजनों के लिए सद्भावना पूर्वक औषधि युक्त ना किया गया हो, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि उसके कारोबार में नियोजित ना हो, अपने कारोबार के परिसर में उपयोग किए जाने की अनुज्ञा देगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 500 रुपए तक का हो सकेगा, कम का नहीं हो किंतु जो 4,000 रुपए तक का हो सकेगा, दोनों से दंडनीय होगा। ये कह रहा है कौन से क्या होता है, जो कभी कभी इनको जो चीजें, जो औषधि केमिस्ट वगैरह होते हैं, इनको कुछ ऐसी दवाई कुछ ऐसी चीजें दी जाती हैं, कोई ऐसी मेडिसिन वगैरह होती है जिनमें क्या होता है, नशा वगैरह होता है, और ये उसका इस्तेमाल काय के लिए करते हैं, दवाइयों के लिए करते हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल किसी अन्य व्यक्ति को दे रहे हैं कि भैया आओ हम करवा रहे हैं, नशे की व्यवस्था है बढ़िया, दवाइयों से भी नशा होता है। आपने सुना होगा कई व्यक्ति दवाई खा के नशा करते हैं,
है ना। तो उस तरीके का ये करते हैं, उसको औषधि में इस्तेमाल ना करके क्या करा रहे हैं, बेच रहे हैं, कुल मिला के दूसरों को दे रहे हैं और उसका नशा करा रहे हैं। कैसे व्यक्ति के लिए, जो नियोजित नहीं है उसकी बात कर रहे हैं, जो बाला फिलहाल क्लोज नियोजित नहीं है। जो व्यक्ति नियोजित नहीं है उसकी बात कर रहा है, दूसरे की। पहला क्लॉज जो कह रहा है, ऐसा व्यक्ति को आप दे रहे हैं जो आपके कारोबार में काम नहीं करता है, नियोजित नहीं है, और आप उसको बेच रहे हैं, दे रहे हैं या नशा करा रहे हैं कुल मिला के, तो कितनी दंड से दंड, तो कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी। तो कितना दंड है, 1 वर्ष तक का दंड, कितना है, 1 वर्ष तक का, और जुर्माना कितना है, 500 रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो 4000 रुपए तक का हो सकेगा। तो जुर्माना कितना, 500 रुपए से 4000 रुपए तक का जुर्माने से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। कौन को, जो रसायन केमिस्ट वगैरह होते हैं, अपनी दुकानों पर लाते हैं, बैठाते हैं उनको। दूसरा कहता है, पूर्वोक्त रूप से नियोजित ना हुआ कोई भी व्यक्ति जो किसी मादक द्रव्य का उपयोग ऐसे परिसर पर करेगा, वह जुर्माने से जो 500 रुपए तक का हो सकेगा दंड दिया। ये क्या कर रहा है, ये किसके लिए सजा है, ये केमिस्ट के लिए सजा है, या जो केमिस्ट है उसके लिए सजा की बात कर रहा है। और जो व्यक्ति वहां बैठ के पिएगा उसके लिए सजा कितनी है, 500 रुपए। ये कह रहा है कि ये सजा जो है ऊपर वाली 1 साल की, ये केमिस्ट के लिए, जो दुकान में बैठा के पिला रहा है, या जो भी औषधि है उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, नशे के लिए उन औषधियों का इस्तेमाल कर रहा है, दवाई ना बना के क्या कर रहा है, उनको बेच रहा है, नशा करवा रहा है। तो उस केमिस्ट के लिए सजा है 1 वर्ष तक का कारावास और 500 से 4000 रुपए तक का जुर्माना। और जो व्यक्ति बैठ के वहां नशा पत्ती कर रहा है उसके लिए कितनी सजा है, 500 रुपए। ठीक है, ये याद रखना, जो व्यक्ति बैठ के कर रहा है उसके लिए 500 रुपए का जुर्माना, केवल जुर्माना है। 40A और देखिए, इसका सही है 40A, सेक्शन 40A का, इसीलिए 40A और देखिए 40A क्या कहता है। 40A कहता है, अधिकारी आदि को बाधा पहुंचाने या उस पर हमला करने के लिए दंड, इसमें 2000 होगा सर, 2 वर्ष तक का है और 2000। देखिए ये क्या कहता है, जब आबकारी अधिकारी वगैरह आते हैं, आप वो अपना काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, आप उनके कर्तव्यों में बाधा डालते हो, है ना, उसके बारे में कह रहा है, आप उनका हमला कर देते हो, काम नहीं करने देते ठीक से। तो ये कह रहा है, जो कोई किसी आबकारी अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, या तो आबकारी अधिकारी हो सकता है या अन्य कोई व्यक्ति हो सकता है जैसे शक्तियां दी गई हो अधिनियम के अधीन कार्य करने की, ऐसा व्यक्ति हो सकता है। दूसरा, इत्तला देने वाले किसी व्यक्ति या किसी अधिकारी या व्यक्ति की, जबकि वह इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, सहायता करने वाले किसी अन्य व्यक्ति पर, या फिर जो जिसने सहायता दी थी उस, मतलब जिसने इत्तला दी थी या जो सहायता करा उन पर क्या करता है जी, उन पर उनको बाधा पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है, या हमला करेगा या उसे बाधा पहुंचाएगा, तो कारावास से लिखा है, कारावास से जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो 2000 रुपए तक का हो सकेगा, दोनों से दंडनीय होगा। तो दो है इसमें, 2 वर्ष तक की सजा से या 2000 रुपए तक के जुर्माने से। कब किया जाएगा, बाधा पहुंचाने के लिए, बाधा पहुंचाने पर, बाधा या हमला, या हमला, बाधा या हमला करने के लिए सजा है। 40A में काय के लिए सजा है, बाधा या हमला पहुंचाता है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए सजा है। वो सजा कितनी होगी, 2 वर्ष से लेके, 2 ही वर्ष ही है, तो 2 वर्ष से लेके नहीं, 2 वर्ष तक की कारावास से और 2000 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। ठीक है, आज बस इतनी ही रहने दीजिए, 40 हो गए। ठीक है, और अभी 1 मिनट देखिए, अब ये हो गए, कल कल तो खैर नहीं पढ़ेंगे, संडे को रखेंगे इसका बैच दोपहर में, मैं आपको टाइमिंग डाल दूंगा, आप नोट देख लेना उसमें, जब भी टाइम मिलेगा तो संडे को इसको खत्म करेंगे अपन, है ना। संडे को सुबह नहीं पढ़ेंगे लेकिन, है ना, दोपहर का कोई टाइम रखेंगे तो इस अधिनियम को खत्म करेंगे। तो संडे को आप देख लेना टाइमिंग, मैं उसमें डाल दूंगा, आप टाइमिंग देख लेना संडे को, तो संडे को इसको खत्म कर देंगे। कल नहीं पढ़ेंगे, कल तो सैटरडे है, और संडे को पढ़ेंगे, तो संडे को जब मुझे टाइम मिलेगा मैं टाइमिंग डाल दूंगा इसकी, है ना। दोपहर में 12 बजे के बाद ही जो भी टाइमिंग होगी वो डालूंगा, तो उसमें 12 बजे के दोपहर के करीब अपन इसको टाइम मिलेगा, 11-12 बजे जो भी, तो उस समय इसको पढ़ लेंगे, और ये कल पढ़ना, कल नहीं परसों ही कंप्लीट कर लेंगे पूरा के पूरा। ठीक है, चलिए।